दोस्तों, हम सभी को एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि जितना इम्पोर्टेंट पैसे कमाना है उतना ही इम्पोर्टेंट पैसे में इन्वेस्ट करना भी है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा तरीका है जिसे सीखकर हम अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं और रियलिटी में रियल वाले अमीर बन सकते हैं। रियल अमीर का मतलब सिर्फ दिखावे वाला नहीं, वो अमीर जिसके पास बहुत ही इन्वेस्टमेंट है, जिससे वो अपनी एसेट बिल्ड कर रहा है। परमानेंट रिच, इसी चीज को डिटेल से समझने के लिए हम इन्वेस्टमेंट ऊपर लिखी गई आज तक की बेस्ट किताब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए रिच डैड की गाइडेंस, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है, और हम सभी जानते हैं अगर पैसे के बारे में चर्चा करनी हो तो रॉबर्ट कियोसाकी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इस किताब में आप जानेंगे कि अमीर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 1, कहाँ इन्वेस्ट करें। ऑथर के रिच डैड कहते हैं कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए ताकि आप वो देख सके जो एवरेज इन्वेस्टर नहीं देख पाता। इसके लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में किताब पढ़े, सेमिनार से नॉलेज हासिल करना चाहिए और अपनी अकाउंटेंट ब्रोकर की टीम बनानी चाहिए। जितनी ज्यादा नॉलेज आप गेन करेंगे आपका माइंड इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेन हो जाएगा। इसके लिए 5 ऐसी किताबें जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए: वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, आई विल टीच यू टू बी रिच, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड रिच डैड पुअर डैड। और ये सभी बुक की समरी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, तो इसे जरूर चेकआउट करें। इन्वेस्टमेंट लेसन 2, वेल्थ की फाउंडेशन बिल्ड करना। इसके लिए सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आप फाइनेंशियली किस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, गरीब, मिडिल क्लास या फिर अमीर। फिर उस ग्रुप में सक्सेस पाने के लिए जरूरी एजुकेशन ले, प्लान बनाए और कड़ी मेहनत करे। ध्यान रहे ये सबसे जरूरी चीज है जिसे आपको अपने अंतिम गोल की क्लैरिटी मिलेगी। इससे ये भी समझ आएगा कि उस ग्रुप में रहने के लिए आपको क्या सीखना होगा, क्या क्या एक्शन लेने होंगे और कितनी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। सॉलिड फाउंडेशन के लिए हमें बहुत क्लैरिटी और एक मजबूत डिसीजन की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट लेसन 3, विकल्प चुनना। हर इंसान के पास लाइफ में 3 चॉइस होती है। पहली सिक्योरिटी, दूसरा कंफर्टेबल रहना और तीसरा अमीर बनना। सिक्योरिटी माइंड के लोग जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और वो इस तरह कहते हैं, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और ज्यादा सैलरी वाली जॉब हासिल करो। कंफर्टेबल माइंडसेट के लोग सिर्फ वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ रिस्क ना हो या रिस्क प्रूफ इन्वेस्टमेंट जिसमें सक्सेस की 100% गारंटी मिले। अमीर माइंडसेट वाले लोग ये कहते हैं कि रिस्क के बिना सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है, इसलिए वे अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते हैं ताकि रिस्क को कम कर सके और प्रॉफिट को बढ़ा सके। इसलिए सोच समझ कर चूज करे, क्योंकि अपनी पसंद के आधार पर ही आपके रिजल्ट निर्भर करेंगे। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 4, आप किस तरह की दुनिया देखते हैं। यहाँ आप 2 तरह की दुनिया जानेंगे, एक जरूरत से कम पैसों वाली और दूसरा जरूरत से ज्यादा पैसों वाली। जरूरत से कम पैसे वाली दुनिया में लोग जॉब और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए वो कुछ नया रिस्की काम करने की कोशिश नहीं करते हैं और लाइफ टाइम पैसे की कमी में जीते हुए पैसे बचाने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। जबकि जरूरत से ज्यादा पैसे वाली दुनिया में लोग जरूरत से ज्यादा पैसा कमाने के मौकों को ढूंढते रहते हैं और अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं। इसी चॉइस की वजह से दुनिया में 90% पैसा केवल 10% फाइनेंशियल एजुकेटेड लोगों के पास ही है, जबकि सिर्फ 10% पैसा सिक्योरिटी माइंडसेट वाले लोगों के पास है। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 5, इन्वेस्टमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी जगह पैसा लगाना जो हमारे जीवन को ज्यादा आसान और प्रॉस्परस बनाए। इन्वेस्टमेंट का मतलब इतना आसान होते हुए भी ये कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, क्योंकि इसका मतलब सबके लिए अलग है। कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाने को इन्वेस्टमेंट कहता है, तो कोई एसेट में इन्वेस्टमेंट को अच्छा मानता है, तो कोई इंश्योरेंस लेने को, तो कोई अपनी फैमिली की अच्छी परवरिश करने को। इसलिए इन्वेस्टमेंट अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसके बारे में स्पेसिफिक नॉलेज किसी के पास नहीं है। अलग अलग लोग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं और अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 6, इन्वेस्टमेंट एक प्लानिंग है। इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट, कोई शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि ये एक प्लानिंग है जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल ए से गोल बी तक ले जाने के लिए मदद करेगी, चाहे वो एक प्रोडक्ट से मिले या उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट बदलने की जरूरत पड़े। इसका मतलब आपको 40 से 50 लाख रुपीस कमाने का प्लान करना चाहिए और इसके लिए जो जरूरी प्रोडक्ट्स है इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय किसी एक प्रोडक्ट या प्लान से चिपके रहने के।
चाहे उसे फायदा ना हो, और जहाँ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो वहाँ प्लानिंग उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एक प्लान पर स्टिक करना और जरूरत पड़ने पर उसी प्लान में बदलाव लाना दोनों एस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 7, अमीर योजना और गरीब योजना। प्लानिंग दो तरह की होती है, एक अमीर बनने की और एक गरीब बनने की। ये आपकी प्लानिंग और शब्दों से तय होता है कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियली क्या बनने वाले हैं, अमीर या गरीब। अमीर प्लानिंग का मतलब है इन्वेस्टमेंट और बिजनेस सीखना। अमीर बनने के लिए पहले अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करना और कंफर्टेबल जीवन के लिए पॉजिटिव इनकम सोर्स बनाना। गरीब प्लानिंग है जॉब करना, रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना, कुछ पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देना और अपनी फाइनेंशियल वोकेबुलरी बढ़ाने पर ध्यान न देना। अब हमें फैसला करना है हम किस तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 8, सही प्लान कैसे चुने। 3 तरीकों को अपनाकर आप अपने लिए सही प्लान बना सकते हैं। अपने आप से पूछे कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर से मिले ताकि वो नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके लिए अच्छी प्लानिंग बना सके और आपको गाइड भी कर सके। रिच वोकेबुलरी जैसे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में अमीर इंसान की तरह सोचे। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 9, डिसाइड करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले चर्चा की थी, आप फाइनेंशियली इनमें से क्या बनना चाहते हैं। ये सब आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। पहला फाइनेंशियली सिक्योर, दूसरा कंफर्टेबल और तीसरा अमीर। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वे 3 प्लान बनाने चाहिए। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 10, इन्वेस्टमेंट रिस्क भरा नहीं है। आमतौर पर लोग इन्वेस्टमेंट को 3 रीजन से रिस्क मानते हैं। उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूरी ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिस वजह से कई बार वो इन्वेस्टमेंट में नुकसान उठाते हैं। इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल नहीं होता। जिस कंपनी के शेयर या एसेट में वो इन्वेस्ट करते हैं, कम नॉलेज के कारण वो इन्वेस्टमेंट में होने वाले नुकसान को मिनिमाइज नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग अंदर से इन्वेस्टमेंट नहीं करते। शेयर मार्केट में अंदर से इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी कंपनी के बारे में खुद नॉलेज लेना और ठीक से इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 11, इन्वेस्टमेंट के साथ जीवन में अपना रिस्क कम करें। हम जब जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा परिवार पूरी तरह से हम पर डिपेंड होता है और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि जीवन बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। इस रिस्क को कम करने के लिए हमारे पर सुरक्षित और सबसे अच्छा ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 12, इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल्स। पहला है, बेसिकली इनकम कमाने के 3 तरीके होती है, एक्टिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम। अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा मेहनत पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम के लिए करनी चाहिए। दूसरा, अपने एक्टिव इनकम को ऐसे शेयर, बिजनेस बनाने या रियल एस्टेट खरीदने में इन्वेस्ट करें जो आपके बिना काम करके पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम कमा कर दे। तीसरा, इन्वेस्ट करते समय हमेशा एंश्योर करें कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे। चौथा, एसेट और लायबिलिटी को समझे। एसेट का मतलब वह खर्च जो आपकी जेब में पैसा लाए और लायबिलिटी का मतलब जो आपकी जेब से पैसे निकाले। पांचवा, प्रोफेशनल इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क और रिवॉर्ड फैक्टर को एनालाइज करके रिस्क को कम करके और प्रॉफिट बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 13, फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाइए। फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने के लिए किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, जैसे इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंस स्टेटमेंट और एसेट मेकिंग, ताकि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सेल्स और मैनेजमेंट के बारे में पता चल सके। इसके अलावा अपने फाइनेंस को मैनेज करें। ऐसा करने से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। जितना ज्यादा आप नॉलेज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपको मदद मिलेगी। इसीलिए ये बात इस किताब में बार बार बताई गई है। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 14, फाइनेंशियल नॉलेज को आसान बनाइए। जब कोई इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने लगता है तो एसेट और लायबिलिटी का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ये 2 बातें याद रखें। पहला, कैश फ्लो आपके पास कैश ला रहा है। अपने एसेट्स को कैश फ्लो देने वाला बनाइए। एग्जाम्पल के लिए, आप घर के रेंट की पेमेंट करते हैं, ऐसे में आपके दिए हुए पैसे के बदले कोई फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिलता, तो ये लायबिलिटी हुई। दूसरी ओर, आप एक अपार्टमेंट खरीदकर उसे किराए पर चढ़ा देते हैं। मान ले उसकी मंथली मैनेजमेंट कॉस्ट 2000 रूपए है और मंथली रेंट 10,000 रूपए आ रही है, तो इससे होने वाली 8,000 रूपए की एक्स्ट्रा इनकम आपके लिए कैश फ्लो बनेगी। हो सकता है अभी इसको लेने के लिए आपको लोन भी लेना पड़े, लेकिन जब लोन खत्म होगा तो ये हेल्प होगी। या फिर बिना लोन के घर खरीदने के बारे में सोचे। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 15, गलतियों का मैजिक। मिस्टेक सक्सेस का एक हिस्सा है। जो गलती से बचे रहने की कोशिश करते हैं वह इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में जरूरी लेसन नहीं सीख पाते और लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं। गलती ना करना ऑथर के पुअर डैड की तरह है, जो ऑथर से अक्सर पैसे को लेकर ऐसी बात कहते थे कि कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि मैं पैसे नहीं खोना चाहता। इस तरह बेसिक इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट की एजुकेशन नहीं लेना सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देना भी फेलियर की तरफ ले जा सकता है। दूसरी तरफ ऑथर के रिच डैड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, अमीर लोगों की वोकेबुलरी सीखते हैं और अननोन फील्ड को ट्राई करते रहते हैं। छोटी छोटी गलतियों से नहीं डरते, उनसे सीखते हैं और अगली बार बेहतर परफॉर्म करते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 16, अमीर बनने की
कीमत। अगर कोई इंसान सोचता है कि वो पैसा कमाना मुश्किल है, उसके लिए यह झूठ भी सच है। दूसरी तरफ कोई सोचता है दुनिया में बहुत सारा पैसा मौजूद है और मुझे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने की जरूरत है ताकि मैं मनचाही इनकम कमा सकूं, यह बात भी उसके लिए सच है, क्योंकि जैसा आप इस दुनिया के मानते हो दुनिया वैसी ही है। ऐसा माइंडसेट डेवलप करने के लिए हम्बल बने, लोगों की सेवा की भावना से काम करे और ज्यादा लोगों को सर्व करे और ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ऐसा करने से बदले में आपको अच्छी पेमेंट मिलेगी और आपके लिए अमीर बनना आसान और तेज हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके 3 ईज को हासिल करें। पहला ई एजुकेशन, दूसरा ई एक्सपीरियंस और तीसरा ई एक्सेस मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट, कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट के बारे में लगातार सीखते रहिए। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 17, 19/10 पजल। यहाँ ऑथर उन 10% इन्वेस्टर के बीच में डिफरेंस बताते हैं जिसके पास 90% पैसा है और बाकी 90% जो सिर्फ 10% पैसे कमाते हैं। जो 10% इन्वेस्टर 90% पैसा कमाते हैं वो ज्यादा एसेट बनाने पर ध्यान देते हैं। वे अपने 3 E's को बढ़ाते हैं ताकि अपना बिजनेस या एसेट बना सके। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी बनाना, उसका IPO इश्यू करना और मार्केट में उसके शेयर बेचना। साथ ही ये 90% पैसे के मालिक 10% दूसरी कंपनी के शेयर, एसेट में इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन पहले खुद की कंपनी या एसेट जरूर बनाते हैं। जबकि 10% पैसे कमाने वाले 90% इन्वेस्टर अपना ज्यादातर पैसा दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। यह पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इस तरह के एसेट में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए आपके प्रॉफिट और लॉस उस कंपनी के मैनेजमेंट और मार्केट पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा ये लोग ब्लू चिप फंड, टॉप 500 कंपनी और निफ्टी 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पैसा, कैश फ्लो, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 18, 90/10 पजल को सॉल्व करना। अगर आप 90/10 पजल को सॉल्व कर रहे हैं तो आप एंड में खुद का बिजनेस बनाने के जवाब तक पहुंच गए हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो यह आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। अगर आप बिजनेस करने की सोचते हैं तो पहले आप अपनी जीवन की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम को देखें और उन्हें सॉल्व करने की सोचे। प्रॉब्लम को सॉल्व करके सोसाइटी को अगले लेवल तक ले जाने, उनके जीवन में वैल्यू एड करने के बारे में सोचे। अपने बिजनेस को चुनने के बाद एक्शन लेना शुरू कर दे और टाइम के साथ अपने आप को डेवलप करते रहे। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस और भरोसा भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत ही जरूरी है। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 19, इन्वेस्टर्स के प्रकार। यहाँ आप अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के प्रकार और उनके इन्वेस्टमेंट कंट्रोल करने के तरीके जानेंगे। पहला है इनकम पर सेल्फ कंट्रोल, दूसरा एक्सपेंस पर कंट्रोल, तीसरा इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट, चौथा टैक्स मैनेजमेंट, पांचवा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 20, मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर ज्यादा इनकम वाला इन्वेस्टर होता है। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर अलग अलग देश के अकॉर्डिंग अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल USA में $2 लाख एनुअल इनकम वाला इन्वेस्टर माना जाता है। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता। 3 E's के बारे में बात करें तो उनके पास एक्स्ट्रा इनकम तो होती है, जबकि बाकी चीजों की कमी होती है। यहाँ ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्ट भी कर देते हैं। अपनी सामान्य 9 से 5 की नौकरी से थक गए हैं? क्या आपको कर्मचारी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है? यदि हाँ तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लेसन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉय। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही मशहूर बुक है। उसमें जो पुअर डैड थे उनका कहना था कि मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि आपको एक स्टेबल इनकम वाली अच्छी जॉब मिल सके। उन्होंने रॉबर्ट को भी एम्प्लॉय बनने के लिए एनकरेज किया। तो वही रिच डैड का कहना था अपना खुद का बिजनेस शुरू करो। और उन लोगों लेसन नंबर 2, लर्न हाउ टू टर्न बैड लक इनटू गुड लक। यह चैप्टर अपनी गलतियों से सीखने के बारे में है। आपको फेलियर को या अपनी गलतियों को बैड लक के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपको उन्हें अपने बिजनेस को और खुद को ज्यादा जानने के मौकों के रूप में देखना चाहिए। गलतियां स्टॉप सिग्नल की तरह होती है। ये वार्निंग साइन के जैसे ही है, जिसका मतलब है कि आपको रुककर सोचने की जरूरत है। यानी आप कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं और आपको उस भूल का पता लगाने की जरूरत है। ये हमें कुछ नया सीखने का मौका देती है। इसलिए अगर अगली बार आप फेल होते हैं तो निराश मत होइए, आपको बस रुककर सोचने की जरूरत है। नो द डिफरेंस बिटवीन योर जॉब एंड योर वर्क। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से काम और जॉब के बीच के फर्क के बारे में पूछा। सवाल सुनकर रॉबर्ट कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कहा, क्या आप एक ही चीज का जिक्र नहीं कर रहे हैं? जॉब का मतलब ही काम होता है ना? रिच डैड मुस्कुराने लगे और कहा, दोनों में फर्क है। जॉब वो है जिसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन आपको काम के बदले हमेशा पैसे नहीं मिलते। एग्जाम्पल के लिए पढ़ाई करना, ट्रेनिंग या रिसर्च करना, ये सब काम है। ये वो काम है जो आप जॉब की तैयारी के लिए कर
करते हैं। रिच डैड का मानना है कि आप जितना ज्यादा काम करेंगे आप जॉब में उतना ही ज्यादा तनख्वाह मिलेंगी। जो लोग पढ़ते नहीं है, ट्रेनिंग नहीं लेते हैं या रिसर्च नहीं करते, उन्हें जॉब में कम पैसे मिलते हैं। ये बात हर जगह लागू होती है। फिर चाहे आप बिजनेसमैन हो या एक एम्प्लॉय, लॉयर्स और डॉक्टर्स को कई साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उन्हें कई घंटों तक काम करना पड़ता है जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। लेकिन ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब वे प्रोफेशनल बन जाते हैं तब वो पैसा कमाना शुरू करते हैं, और क्योंकि उन्होंने 10 या उससे ज्यादा सालों तक काम किया है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी फीस मिलना शुरू हो जाती है। यही बात अमीर बनना चाहते हैं तो कुछ बड़ा सोचे और अलग सोचे। अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है। गरीब इंसान का तो जीवन भर एक ही सपना होता है कि वो अमीर बन जाए, और अमीर इंसान और ज्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज्यादातर लोग अमीरी और गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमीर गरीब होना आपके सोचने के ढंग, काम करने के ढंग और पैसे कमाने के तरीकों पर निर्भर करता है। इन सभी बातों का प्रमाण रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में मिलता है। ये किताब जिंदगी में सफल होने के सभी आयामों से आपका परिचय कराती है। अमीर और गरीब बनने के पीछे के सभी कारणों और स्थितियों से भी वाकिफ कराती है। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में पैसे कैसे कमाते हैं और इन्वेस्टमेंट से कैसे पैसों में इजाफा किया जाता है, इसके पूरे मैनेजमेंट को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया गया है। ऑथर ने इस पुस्तक में कैश फ्लो, रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग और बिजनेस शुरू करने के लिए पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी है। लेखक ने अपनी इस पुस्तक में एक कहानी के माध्यम से इन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाले हैं। आपकी सफलता का आकार आपकी इच्छा की ताकत से मापा जाता है। आपके सपने का आकार और आप किस तरह से निराशा को अपनी जिंदगी में संभालते हैं। रॉबर्ट ने रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में एक कहानी के जरिए अमीरी और गरीबी के सभी आयामों को समझाने की कोशिश की है। इस किताब में बताया गया है कि अमीर ऐसा क्या करते हैं जो वह कम समय में ज्यादा पैसे कमाते हैं, और गरीब ऐसा क्या करते हैं जो वह ज्यादा काम करने पर भी कम पैसे कमाते हैं। लेखक ने अपनी पूरी पुस्तक में 2 लोगों के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से एक बहुत अमीर और एक बहुत ही गरीब है। जो गरीब है वह रॉबर्ट के पिता है, और वह जो अमीर है वह रॉबर्ट के दोस्त के पिता है। रॉबर्ट इन दोनों व्यक्तियों के माध्यम से अमीर और गरीब के सभी आयामों का तुलनात्मक विवरण करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा हम इन अंतर को समझेंगे। हर बार जब आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कोई और सोचता है कि वह कर सकते हैं। सकारात्मक सोच। सफल होने का सबसे अच्छा सबक होता है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखते हुए मनुष्य उन सभी मुश्किल हालातों से आसानी से निकल सकता है जो मुश्किलें पहाड़ जैसी लगती है। रॉबर्ट के पिता की सोच नकारात्मक है, जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता की सोच सकारात्मक है। नकारात्मक सोच वाले कभी प्रश्न नहीं करते, जबकि सकारात्मक सोच वाले हमेशा प्रश्न ही करते हैं। प्रश्न करने वाले हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न करना मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, साथ ही मंजिल पाने के नए रास्ते भी निकालता है। लेखक अपनी इस पुस्तक में कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए, जिससे कि वह हर विपरीत परिस्थिति में अपने दिमाग को एक्टिव रख सके और सही फैसले ले सके। सही फैसला ही सफलता की ओर पहला कदम होता है। हमेशा जोखिम होता है, इसलिए इससे बचने के बजाय जोखिम का प्रबंधन करना सीखे। जोखिम उठाना, काम छोटा हो या बड़ा, जोखिम सभी में होता है। कुछ लोग जोखिम के डर से काम को छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग जोखिम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो जोखिम को पार कर गया वही सफल हुआ और पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ा। रहिए, इस वीडियो में हम रिच डैड और पुअर डैड के बारे में बात करेंगे। इस किताब में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड और पुअर डैड के बारे में बताते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक ही आदमी के 2 पिता कैसे हो सकते हैं। दरअसल रॉबर्ट अपने खुद के पिता को पुअर डैड कहते थे और अपने मित्र माइकल के पिता को रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट के खुद के पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते थे, वो एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे एक PhD होल्डर शिक्षक थे, जबकि उनके दूसरे पिता, जिन्हें रॉबर्ट अपना अमीर पिता कहते थे, वो 8वीं क्लास भी पास नहीं कर पाए। रॉबर्ट के दोनों ही डैडी अपने अपने करियर में सफल थे। दोनों ही पिताओं ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और काफी पैसे कमाए, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे। वहीं दूसरे पिता आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। हम में से ज्यादातर लोग पैसों के बारे में उन लोगों से सीखते हैं जो खुद जिंदगी भर पैसों की कमी के कारण जूझते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरे लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देते रहते हैं, जैसे सारी दुनिया का ज्ञान उसके पास ही है। आप जरा सोच कर देखिए, अगर 2 लोग आपसे सलाह मांगते हैं, जिनमें से पहला 1 लाख रुपए प्रति महीना और दूसरा 10 लाख रुपए प्रति महीना कमाता है, तो इनमें से किसकी सलाह आपके लिए ज्यादा कारगर होगी? मेरे हिसाब से 10 लाख प्रति महीना कमाने वाले व्यक्ति की सलाह आपके लिए ज्यादा कारगर साबित होगी। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं खुश नसीब था
कि मेरे 2 डैडी थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधी दृष्टिकोणों का विकल्प था, एक गरीब आदमी का और दूसरा अमीर आदमी का। मिसाल के तौर पर पुअर डैडी कहते थे पैसे का प्रेम ही सारी बुराई का जड़ है, वहीं रिच डैडी कहते थे पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। पुअर डैडी कहते थे कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, वहीं रिच डैडी कहते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यहाँ एक वाक्य कथन और दूसरा प्रश्न है, एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आपका दिमाग सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इसे कैसे खरीदा जा सकता है। अमीर डैडी कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता। यह कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। पुअर डैडी सलाह देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके, वही अमीर डैडी नसीहत देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। पुअर डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है, वही अमीर डैडी मुझसे कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। पुअर डैडी कहते थे जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो, वहीं अमीर डैडी कहते थे जोखिम को संभालना सीखो। आखिरकार रॉबर्ट कियोसाकी ने मात्र 9 वर्ष की उम्र में फैसला ले लिया कि वे सिर्फ अमीर डैडी की सलाह मानेंगे और केवल उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। रॉबर्ट ने अपनी पढ़ाई शुरू की और इसी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अमीर डैडी से कुछ सबक सीखे जिनकी बदौलत वो आगे चलकर अमीर बन गए। अब हम रिच डैड पुअर डैड बुक समरी की इस वीडियो में एक एक करके उन्हीं सबक के बारे में आपको बताएंगे जो अमीर डैडी ने रॉबर्ट कियोसाकी को दिए थे। पहला है अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए अपने लिए काम कराते हैं। पहले लेसन में अमीर डैडी बताते हैं कि डर और लोभ ज्यादातर लोगों के जीवन को नियंत्रित करती है। लोग पैसे की कमी ना हो इसलिए काम करते हैं और जैसे ही पैसा आ जाता है तो अन्य नई चीजें खरीदने की लालच भी जाग जाता है। फिर यही लालच उन्हें और पैसा कमाने से मजबूर करता है और ये डर कि वो अपने बिल नहीं चुका पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाए, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिच डैड इसे रेट रेस कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग नौकरी के पीछे भागते हैं तो कुछ लोग अपना बिजनेस करते हैं। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि क्यों कुछ लोग ज्यादा पढ़ाई लिखाई किए बिना भी बहुत अमीर बन जाते हैं जबकि बहुत पढ़े लिखे लोग भी पढ़ लिख कर ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं। इस वीडियो में आप भी यह जानेंगे कि कैसे कुछ लोग सफल इन्वेस्टर बन पाते हैं जबकि कुछ लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते। आइए रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स किताब से आप फाइनेंशियल फ्रीडम के सीक्रेट के बारे में जानते हैं। पार्ट 1 कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाया गया एक सिंपल मॉडल है जो यह बताता है कि पैसे कमाने के 4 रास्ते हो सकते हैं। यहाँ चित्र में आप यह चारों देख सकते हैं। इन सबको शॉर्ट में ESBI लिखा हुआ है। ई का मतलब है एम्प्लॉय। इस क्वाड्रेंट में आने वाले लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं। एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लोग फ्रीलांसर या छोटे बिजनेस ओनर होते हैं। बी का मतलब है बिजनेस, इस क्वाड्रेंट के लोगों का अपना बिजनेस होता है, ये दूसरों को सैलरी देते हैं। आई का मतलब है इन्वेस्टर, ये लोग इन्वेस्टर होते हैं और तरह तरह से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनका पैसा अपने आप में ही ग्रो करता रहता है। लेखक कहते हैं कि इन चारों क्वाड्रेंट में कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं और बाकी इतना पैसा नहीं कमाते। जैसे लेफ्ट क्वाड्रेंट में ई और एस कम पैसा कमाते हैं जबकि राइट क्वाड्रेंट वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसलिए हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। पार्ट 2 है ESBI। आइए इन सब क्वाड्रेंट के बारे में और जानते हैं। नंबर 1 द एम्प्लॉय। जो लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं वे जॉब ढूंढते रहते हैं। सिक्योरिटी ढूंढने के पीछे की वजह उनका डर होता है जो समाज हमारे अंदर बचपन से डाल देता है। ऐसे लोग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और लाइफ में रिस्क लेने से डरते नहीं है, रिस्क लेने से डरते हैं। ये लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। ये दूसरे के लिए काम करते हैं और हर महीने गारंटी के साथ सैलरी लेते हैं। ज्यादातर लोगों को अपना बिजनेस करने की सीख नहीं दी जाती और इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं सिखाया जाता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इस मेथड से आप रिच बन सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगेगा। दूसरा, आप हमेशा 9 से 5 तक फंसे रहेंगे, मन मुताबिक छुट्टी भी नहीं ले सकते। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। इस ग्रुप के लोग सिक्योरिटी नहीं चाहते, वे कंट्रोल चाहते हैं। उन्हें अपने ऊपर कोई बॉस पसंद नहीं होता। वे किसी स्किल में महारत हासिल करते हैं और उस पर बेस्ड अपना छोटा बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन यह क्वाड्रेंट सबसे रिस्की है। इसमें सब कुछ आपको करना होता है, सारे डिसीजन आपको ही लेने हैं। एम्प्लॉयज की तरह पैसे की गारंटी नहीं होती और ना ही कोई बोनस आदि मिलेगा और इसमें आपको मेहनत भी ज्यादा करनी होती है क्योंकि आप खुद
खुद अपने एम्प्लॉय है। इसमें शॉपकीपर्स, रेस्टोरेंट ओनर, स्मॉल स्केल स्टार्टअप, फ्रीलांसर इत्यादि आते हैं। लेकिन बहुत सी शॉप्स ज्यादा पैसा नहीं कमा पाती। बहुत से स्टार्टअप्स हर साल शुरू होते हैं और जल्द भी बंद हो जाते हैं। तीसरा है द बिग बिजनेस ओनर। इस क्वाड्रेंट के लोग पूरी आजादी चाहते हैं, पैसे की भी और टाइम की भी। ये लोग वास्तव में अपने से टैलेंटेड लोगों को हायर करते हैं और फिर उनकी मदद से अपना एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा पैसा बनता है। लेखक कहते हैं कि एस ग्रुप कई बार बी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अगर किसी ने छोटा सा रेस्टोरेंट लगाया हो, अगर वो चल निकलता है तो धीरे धीरे उसकी फ्रेंचाइजी सारी दुनिया में शुरू हो सकती है। इस ग्रुप के लोगों में नेटवर्किंग स्किल, लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल कूट कूट कर भरी होती है। ये अपने बिजनेस के लिए फंड रेज करवा पाते हैं या लोन ले लेते हैं और फिर बड़े स्तर पर बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ के पास पुश्तैनी दौलत होती है। बिजनेस लगाने का यह फायदा होता है कि आपको उसे खुद मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। आप उसे दूसरे लोगों पर छोड़ सकते हो। इससे आपको पैसे के साथ साथ टाइम की भी आजादी मिल जाती है। दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं और आप अपने टाइम के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस लगाने के लिए आपको बहुत सा पैसा चाहिए और बहुत बार यह डूब भी सकता है। इसलिए इसे चलाने का अच्छा ज्ञान होना भी जरूरी है। चौथा है द इन्वेस्टर। इस तरह के लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम की फ्रीडम भी चाहते हैं। ये लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहां से इंटरेस्ट कमाते हैं। अच्छी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टर बन सकता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया में लोगों को इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी नहीं दी जाती। लेखक कहते हैं कि आज ही ये स्टेप्स लिखे और करें। पहला है किसी कागज पर अपने गोल लिख लीजिए कि इतनी एज तक आप इतना पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरा, हर महीने सैलरी से बचत करें, उस पैसे को इन्वेस्ट करें, जैसे कि एफडी, पोस्ट ऑफिस की योजनाएं, पीपीएफ इत्यादि में उस पैसे को लगाए। कोई स्किल सीखे और पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करे। जैसे लिखने का शौक है तो कंटेंट राइटर बन जाए या अपना ब्लॉग शुरू करे। चौथा है हर दिन फाइनेंस की किताब या उसकी समरी पढ़े। पांचवा है अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करे। पैसे का मोह त्यागे, उसके खो जाने से दुखी ना होना सीखे। छठा है समय आने पर कैलकुलेटेड रिस्क ले और अपना स्टार्टअप शुरू कर दे। अंत में लेखक कहते हैं कि वे बचपन में मोनोपोली गेम खेला करते थे। उसमें उन्होंने सीखा था कि पहले 4 ग्रीन हाउस लेने पड़ते थे और उन्हें बेचकर बड़ा सा रेड होटल मिलता था। तो आप भी इससे सीख सकते हैं कि पहले छोटे से शुरू करें, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करके उससे बड़ा गोल अचीव कर ले। ऐसा तब तक करें जब तक फाइनल गोल ना मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वैल्यू इन्वेस्टिंग और मनी साइकोलॉजी के रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे।